अ, आज हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रपति पर लगने वाले महाभियोग के बारे में। अगर बात करते हैं महाभियोग के बारे में, तो महाभियोग जो है एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके जरिए राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है, या यूं कहें कि जिस प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है, उस प्रक्रिया को महाभियोग, इम्पीचमेंट कहा जाता है। राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाया जाता है, उसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णन है। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट के बारे में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट का यानी कि महाभियोग का प्रोसेस क्या होगा। लेकिन उससे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाया जाता है, यह प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया, जो महाभियोग लगाया जाता है, ये जो प्रक्रिया है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। अब बात यह है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया क्यों जाता है, या फिर कब लगाया जाता है, किस अवस्था में, किस दशा में लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाया जाता है, वह लगाया जाता है यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान का अतिक्रमण करता है। तो संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अब आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, इसका प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, कैसे लगाया जाता है और कौन लगाता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे देश में दो हाउस हैं, लोअर हाउस यानी कि लोकसभा और अपर हाउस यानी कि राज्यसभा। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है, वो राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से कोई भी एक शुरू कर सकती है। ऐसा नहीं है कि ये पहले लोकसभा से शुरू होगा, बाद में राज्यसभा में जाएगा, या पहले राज्यसभा से शुरू होगा, बाद में लोकसभा में जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोनों सदन में से, दोनों हाउस में से किसी हाउस से भी ये शुरू हो सकता है। तो पहला चीज़ तो ये हुआ कि दोनों हाउस में से ये किसी हाउस से शुरू हो सकता है। इसके बाद में अगला है कि ये शुरू कैसे होता है। तो ये जिस हाउस से भी ये प्रक्रिया शुरू होती है, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि ये राज्यसभा से शुरू हुआ, तो सबसे पहले राज्यसभा के जितने भी मेंबर हैं, राज्यसभा में जितने भी सदस्य हैं, उसके 1/4 सदस्य यानी 1/4 जो मेंबर हैं, वे एक या उनका हस्ताक्षर युक्त, मैंने उनका साइन किया हुआ एक संकल्प पत्र जो है, वो चेयरमैन के पास में जाएगा, यानी कि जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, उनके पास में जाएगा। और फिर 1/4 सिग्नेचर होने के बाद, यानी कि जो संकल्प पत्र होगा, उस पर 1/4 मेंबर का जो साइन होगा, उसके बाद में ये प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन प्रक्रिया शुरू करने के पहले राष्ट्रपति को, ये जब भी प्रक्रिया शुरू होगी, इसके 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसके बारे में, इसकी लिखित सूचना देनी होगी कि भाई आपके ऊपर में महाभियोग लगाया जा रहा है। इसके बाद राज्यसभा में यह प्रक्रिया शुरू होगी, और राज्यसभा के में जो 2/3 सदस्य होंगे, राज्यसभा के जितने भी सदस्य होंगे, उसके 2/3 सदस्य जो हैं इसको पास करेंगे, और 2/3 सदस्य पास करने के बाद यह जो है लोकसभा में जाएगा। इसके बाद जब ये लोकसभा में जाएगा, तो लोकसभा एक जांच कमेटी बनाएगी, और अगर जांच कमेटी इन आरोपों को सही पाती है, तो उसके बाद में फिर से लोकसभा में यह 2/3 बहुमत से पास होगा। और
अगर ये लोकसभा में भी 2/3 बहुमत से पास हो गया, तो इस दिन से, जिस दिन पास हुआ, इस दिन से राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया यहाँ पर पूरी हो जाती है और इसके बाद राष्ट्रपति को उनके पद से हटना होगा। ठीक है, तो ये हुआ कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है क्या। इसके बाद में अगला प्रश्न ये उठता है कि ये तो बात हो गई प्रक्रिया की, लेकिन राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, इसमें कौन कौन भाग लेता है। तो जैसा कि हमने देखा कि यह प्रक्रिया लोकसभा और राज्यसभा से होकर के गुजरती है, तो राष्ट्रपति के महाभियोग में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो कुल सदस्य हैं वे भाग लेते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि राज्यसभा में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, लोकसभा में भी 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक होते हैं निर्वाचित और एक होते हैं मनोनीत, जिसको राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। तो जो राष्ट्रपति का महाभियोग लगाया जाता है, उसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो दोनों सदस्य हैं, वो चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेट हो, दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं। आपको याद होगा कि जब राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात थी, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा और लोकसभा के सिर्फ जो इलेक्टेड मेंबर हैं वे भाग ले रहे थे, नॉमिनेट वाले भाग नहीं ले रहे थे। लेकिन जब बात होगी महाभियोग की, उस समय लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे, इलेक्टेड के साथ साथ नॉमिनेट भी। एक बात और कि जब राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा था, उसमें राज्य विधानसभा के जो नॉमिनेट सदस्य हैं वे भी भाग ले रहे थे, और दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभा है, यहाँ के जो इलेक्टेड, मतलब राज्य विधानसभा के इलेक्टेड सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी के इलेक्टेड सदस्य, ये भाग ले रहे थे। लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, उस कंडीशन में ये राज्य विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर और जो दिल्ली और पुदुचेरी के इलेक्टेड मेंबर जो कि निर्वाचन में भाग लिए थे, वे महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो इस तरह से अगर हम संक्षेप में समझें कि महाभियोग में कौन कौन भाग लेता है, तो महाभियोग में बस राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य, और चाहे नॉमिनेट हो चाहे इलेक्टेड हो, ये भाग लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अभी तक हमारे देश में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। तो एक प्रकार से ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, हमारे देश की खूबसूरती है कि अभी तक जो है किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। तो आई होप आपको ये महाभियोग समझ में आ गया होगा, आर्टिकल 61 आपको समझ में आ गया होगा। फिर से हम लोग किसी अगले वीडियो में कुछ नए आर्टिकल के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।